lecture on the last lecture we have seen the two bodies for example this one is the A and this one is the B। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे से रब की जाती हैं, रब समझते हैं ना? Yes, sir। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो यहाँ से लूज करने से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और अगर इसने उसको रिसीव किया है तो बोलो इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग की ही वजह से वो बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ऑन दिस कंडीशन वी कैन से दैट बाय लूजिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, by losing and gaining the electron, the rubbed body, यानी जो रगड़ी जाने वाली बॉडी है, rubbed body received the charge, received the charge। बताइए कोई दिक्कत? No sir। अतः बेटा हमें ये कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा है कि जो दो बॉडी आपस में रगड़ी गई उसमें एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने गेन किया, अतः इसी त्यागने और ग्रहण करने के कारण, राइट है? Yes, sir। ये दोनों बॉडी अनचार्ज से यानी अनावेशित से आवेशित हो गई। Yes, sir। अब ठीक है? Yes, sir। अब कोई प्रॉब्लम? No sir। अब सवाल है कि जो बॉडी अनचार्ज से चार्ज हुई, राइट है? Yes, sir। यानी अनावेशित से आवेशित हुई, वह आवेश कितने प्रकार का पॉसिबल है? सामने दिखाई दे Yes, sir। तो बात करते हैं काइंड्स ऑफ चार्जेस। काइंड्स ऑफ चार्जेस। यानी कि आवेशों के प्रकार। ओके, बोलिए कोई डाउट? तो आवेशों की प्रकार। अब मैं प्रकार में जाने से पहले एक बार फिर कल वाला कॉन्सेप्ट कंफर्म कर दूं। अब यहाँ क्योंकि आपको पता ही है ना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Yes, sir। तो अगर पूछा जाता है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आते हैं तो आप बताओगे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। Yes, sir। यस्टरडे जब टोल्ड यू, Yes, sir। पिछले दिन बताया हूँ संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। Yes, sir। कोई डाउट तो नहीं? No, sir। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, राइट है? Yes, sir। और अब यहाँ आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि एक बॉडी लूज कर रही है और दूसरी गेन कर रही है। इसका मतलब कि हमको कुल कितने तरह के चार्ज पैदा हो रहे हैं, यानी कितने तरह के चार्ज होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। बताइए पहला कौन? पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया बेटा, है ना? वेश, राइट है? Yes। जिसे अभी इन्होंने क्या बोला? पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, राइट है? Yes, sir। अब इसको जहां कहीं भी हमको न्यूमेरिकल में लिखना रहेगा बेटा तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे स्फीयर बना के उसमें प्लस लिख के लास्ट में Ve, तो फॉलो इससे क्या पड़ जाओगे? पॉजिटिव चार्ज। आगे संकेत Yes, sir। अब
सुनो, पॉजिटिव चार्ज किसे कहा जाएगा? तो शायद समझ गए, वह बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और लूज करने से जो आवेश आता है उसे कौन सा आवेश कहते हैं? कोई डाउट? नो सर। लिखो, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। By losing of the electrons, the charge which produced on the body is called positive charge। ठीक है बेटे? अब आओ दूसरी बात समझते हैं। अब न्यूमेरिकल के लिए सीखते हैं। जब भी कोई बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तुम्हें पता है कि केवल इलेक्ट्रॉन फ्री करने से ही आया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हियर नथिंग इज हैपनिंग। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक घेरे में बंद है, न्यूक्लियस के अंदर है। और हम जिस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराए हैं, आप कल के लेक्चर में पढ़े, वो आउटर मोस्ट है, यानी सबसे बाहर। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकला तो बताओ वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल संख्या से कम हो जाएगी। जैसे आओ मैं समर्थन दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द सोडियम। अब बोलो इस समय सोडियम एटम है? यस सर। क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। यस। 11 में पढ़ चुके हो कि एटम न्यूट्रल होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 11। बताओ, इस नाते इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो 11 है, प्रोटॉन की 11 और इसका एटॉमिक मास 3। तो न्यूट्रॉन बोलो 12 हो गया। नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 बोलो यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है? यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है, देख रहे हो? ये देखो, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब तुम तो जान ही गए कि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो यही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होने वाला है। अतः हियर इज द माय फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा? और इसने क्या किया? अब आ जाओ कक्षा 11 ऑक्सीडेशन। बताओ, जैसे इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, त्यागा, बताओ इसके ऊपर प्लस चार्ज। 11 में केमिस्ट्री में से ऑक्सीडेशन पढ़े थे? हमने तो पढ़ाया था, तो बोला था ना कि अब आगे पूरे यही काम में होगा। हमारे अपनी नॉलेज। बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। अब लूज होते ही बताओ ये वाला निकल गया। अब ये निकल गया तो वो लोग खाली देते हैं ना बच्चा। अब इस सोडियम के पास देखो, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो लोग कितना है? यस सर। एटॉमिक वेट अभी 23 है। और अब देखो, बताओ अब इसके ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आ गया? अब ये एटम नहीं रह गया, आयन बन गया। व्हाट यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री? यस सर। अब ये आयन बन चुका है, दिख रहा है? यस सर। अब ये देखो आयन बन गया। और अब देखो बेटा, ये आ गया 1s2 2p6। देखो मूल संख्या से एक कम हो गया कि नहीं? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10, प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन अब भी 12 है। यानी दिस वन एंड दिस वन सेम। लेकिन अब दिस वन एंड दिस वन अगर दोनों को कंपेयर करो तो सेम है कि रिड्यूस हो गया है? रिड्यूस हो गया। इसका मतलब कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी
तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मूल संख्या से कमी कमी आ जाएगी। Yes. अब सवाल है कितने की कमी आएगी, ये सब पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टर में, राइट? Yes, sir. क्या कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोलो एटम फॉर्म में, जब वो एटम था उस समय के इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। ये चीज पढ़ने आ रहा है? Yes, sir. तो यू कैन सी हियर नाउ दिस विल बी लेस, कम है ना? Yes, sir. अब बोलो दूसरा होगा कितना कम होगी? Yes. तो जितना वो लूज किया होगा। Yes, sir. हम कैसे जानेंगे कितना लूज किया? जितना उसका चार्ज होगा। जैसे इस पर एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Yes. मैग्नीशियम पे दो चार्ज, इसमें दो इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़े हुए लेवल में 12 होता है मैग्नीशियम में। Yes, sir. आपको इसने 2 लूज कर दिया तो नंबर Yes, 10। Yes, sir. अब अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 30, Yes. और अब जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बोलो एल्युमिनियम धन चार्ज आ गया। Yes, sir. अब बोलो अब इसके पास 3 कम हो गए। Yes, sir. क्या गया दिमाग में? Yes, sir. बट प्रोटॉन और कोई प्रभाव नहीं। Yes, sir. आगे इतनी बात समझ Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. बोलो प्रॉब्लम है? No, sir. पक्का? Yes. देख लो, दिक्कत हो तो फिर से बताएं। पक्का हो गया? Yes, sir. अगर कोई आपको लगता हो कि अभी भी प्रॉब्लम है तो बोलो फिर से वापस ले जाए। सब ओके है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. चलिए बढ़ जाएगा। Yes. अब यहाँ तक कोई समस्या है तो दूसरा पूछ लीजिए। बढ़ जाएगा? Yes, sir. लेट्स सी हियर। इज इट डाउट बेटा? No, sir. आप सुनते जा रहे हैं, अपने हिसाब से नोट भी करते जाइए। क्लियर है? Yes, sir. अब आइए दूसरा चार्ज कौन होगा? अभी तो आप पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे Yes, हैं। sir. अब आइए दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। ओके, Yes, sir. बताइए कब ऋणात्मक आवेश आएंगे? इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। When the electrons are gained, so then the produced charge is called negative charge। सही है? Yes. अब लेट्स वॉच कि अब इसको हम कैसे शो करें। तो बेटा जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा उसके ऊपर ऐसे बार बना दीजिए, हो गया नेगेटिव। Yes, sir. या अगर हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस फिगर बना के माइनस चार्ज करिए, नीचे भी लिख दीजिए। Yes, sir. पूछिए कोई प्रॉब्लम? No, sir. और अब इसके पास एडवांटेज क्या क्या आएंगे, पकड़िए एडवांटेजेस। देखिए अब हम आपको एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो रिडक्शन होगा। Yes, sir. ये पीछे का ज्ञान है, मैं यूज कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। No, sir. तो अब जरा देखिए, ये रहा क्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनेगा। Yes, sir. बताइए आपकी केमिस्ट्री की भाषा में Reduction. ये रिडक्शन है।
Yes, sir. और हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अतः देख सकते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया है। Yes, sir. अब हम जानते हैं कि जब ये एटम फॉर्म में था तो एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक वेट 35 है। Am I right? Yes, sir. बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या, 17. प्रोटॉन की संख्या 17. और न्यूट्रॉन की संख्या 18. नो प्रॉब्लम। No, sir. अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो बोलो अब इसके पास, बोलो बेटा अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। Yes, sir. अरे बेटा ये 17 इसके पास था, Yes, sir. ये जोड़ लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब इससे ज्यादा और क्या समझाया जा सकता है? Yes, sir. अब बोला 18 हो गया, Yes. लेकिन ये लेन देन केवल इलेक्ट्रॉन में हुआ। Yes, sir. बताइए अभी वही का, वही वही है। तो बोलो अभी इसके पास प्रोटॉन का 17 है, Yes, न्यूट्रॉन का 18 है, Yes. लेकिन अब इलेक्ट्रॉन अच्छा हो गए। Yes, sir. अब बताओ इस समय जब ये नेगेटिव चार्ज हो गया है तो इस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देख रहे हो कैसे लिख रहे Yes, sir. हैं? इलेक्ट्रॉन्स इज नाउ ग्रेटर देन the number of electrons in atom or neutral form. Any doubts? No, sir. समझ आई बेटी? Yes, sir. अब उसी तरह बताओ कितना ज्यादा होंगे, जितना वो जैसे क्लोराइड आए, बोलो एक ज्यादा होंगे, ऑक्साइड आए, और अब बोलो ऑक्साइड आयन भी हो गया। Yes, sir. राइट है? Yes, sir. तो अब इसी तरह जिसके ऊपर जितना हो, जैसे सल्फाइड पे -2 हो गया। Yes. एनी डाउट्स? No, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो बेटा जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड in the same quantity as it bear the charges। यानी कि किसी भी ऋण आवेश के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या में उतनी ही वृद्धि होगी जितना उसके ऊपर आवेश आ चुके होंगे। जैसे एक आया है तो एक बढ़ गया होगा मूल से, Yes. 2 आया होगा तो दो बढ़ गया। मूल से। जैसे आप क्लोरीन में 17 था तो 18 हो गया। Yes. ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 रिसीव किया तो 10 हो गया। सल्फर में 16 होता है, 2 रिसीव किया 18 हो गया। अब बोलो कहाँ प्रॉब्लम? No, sir. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंफर्म हो गया। Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. Karan, do you have problem? So here I have told you there are the two charges and these two charges are produced due to only by losing or gaining the electrons. And if they lose, so they bear the positive charge, and if they gain, so they bear the negative charge. And in the point in the view of the numerical, if any bear the positive charge, so then the number of electron will be less than its real number। यानी उसके पास जो वास्तविक संख्या इलेक्ट्रॉन की है उससे अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अभी डाउट है? एंड व्हेन द एनी पार्टिकल bear the negative charge, so then the number of electrons will be increased than its natural। अब बोलो कोई प्रॉब्लम? No, sir. यानी उसके पास जो फंडामेंटल पहले से इलेक्ट्रॉन थे उससे या तो बढ़ेंगे या तो धन होगा, घट जाएगा, ऋण होगा। और कितना बढ़ेगा कितना घटेगा समझ आ गई? Yes, sir. ए पीछे वाले ध्यान से पढ़ो, ये अपना बिजनेस चालू कर दिया वही ले लूंगा, हर चीज खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है। इधर बैठ, हाँ चले बेटा। Yes, sir. तो ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, डिस्टर्ब मत करो। एनीबॉडी इन डाउट्स? No, sir. तो अब नेगेटिव पॉजिटिव शेयर हो गया। Yes, sir. कितने लोग कंफर्म हो गए हो? नो प्रॉब्लम। No, sir. अब चलो बेटा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो
अभी हमने तुम्हें दिखाया कि आवेश दो प्रकार के हैं, और अगर दो प्रकार के आवेश हैं तो धन आवेश कब आएगा, ऋण आवेश कब आएगा। बेटा कमर से सीधा हो जाओ उधर। और दूसरा बता दिया न्यूमेरिकल के व्यू से कि कितनी संख्या बढ़ जाएगी और कितनी संख्या घट जाएगी। राइट है? Yes, sir. अब चलो, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है, Yes. तो उसके पास कुल कितने आवेश होंगे और उसकी मात्रा की को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। राइट है? Yes, sir. तो हेडिंग आवेश की मात्रा की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। ओके बेटा, देखिए अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रही है, अर्थात उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, तो उस चार्ज की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट if any of the body is just either losing the electron or gaining the electron, so how can we calculate the quantity of the produced charges? Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. आओ देखते हैं। देखो बेटा, आपको 11वीं की क्लास से ये पता है, जब आपको इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ाई गई थी ना, Yes, sir. तो आपको एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 को मैंने पढ़ा रखा है। Yes, sir. और बोले थे बेटा ये सब आपको 12 तक आएगा। Yes, अब आज यूज कर रहा हूँ। अभी तो मैं ये बोल भी दे रहा हूँ कि 11 में पढ़ाया गया था, अब आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना भी समय बचाऊंगा ताकि आगे बढ़ूं। तो बेटा देखें, आपको पता है कि हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश को हम E से डिनोट करते हैं, और इस E की जो क्वांटिटी होती है वह 1.6 into 10 कूलम होती है। Yes, sir. राइट है? Yes, sir. ध्यान से सुनना बेटा, जो हम नहीं आ रहा डिस्कस करो खड़े होकर। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश को हम लोग E से डिनोट करते हैं, Yes. और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। Yes, sir. कोई डाउट्स? No, sir. अब अगर वह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी जो आवेश की क्वांटिटी होगी, अगर उस क्वांटिटी को हम Q से डिनोट करें, देख रहे हो बेटा? Yes, sir. तो बताओ वह कितनी होगी? 1 into E। भाई एक छोड़ा तो एक ही ना निकलेगा। Yes, sir. तो एक का गुणा इसमें करोगे तो बोलो यही ना आएगा। Yes, sir. 1.6 into 10 to 10 the power -19 कूलम. ठीक है? Yes, sir. अब बताओ, अब अगर वो दो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया, Yes, sir. ध्यान से सुनते हैं। Yes, yes. अभी मैं चिन्ह पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो बोलो अगर दो ठो लूज या गेन किया तो बोलो Q बराबर हो जाएगा 2 E. 2 into E। Yes, sir. लेकिन अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट 2 ही लिख दूं। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब अगर बताओ 3 उसने लूज या गेन किया तो बोलो Q बराबर बराबर E। 3। और अगर बोलो 4 लूज या गेन किया बराबर 4 E. 4E।
Yes, sir. अब जरा बताना, ये डाटा तुमको यही ना बता रहा है क्या कि आप जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे हो, आपके क्वांटिटी की मात्रा मूल मात्रा का उतना टाइम्स मोर हो रहा है। और अगर मैं आपको याद दिला दूं 11 का, तो वहां एक शब्द साउंड में यूज किया गया था, हार्मोनिक्स, शन्नादी, याद आ गया? Yes, sir. मूल आवृत्ति के पूर्ण गुणज को शन्नादी कहते हैं। तो अब ये देखो, ये मूल आवेश है ना? Yes, sir. ये देखो, ये कौन सा आवेश है? मूल आवेश। ये देखो, दैट इज मूल आवेश। देखो आराम से सीख बेटा, मूल आवेश। और अब तो इसको हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, मैं चुप हो गया, बोलो बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ चुप नहीं बोलो, फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का बोलो, ये कंप्लीट पूर्ण गुणज हो रहा है ना? यानी दैट इज ए कंप्लीट मल्टीपल वैल्यू। तो ये जो पूर्ण गुणज जितना वैल्यू बढ़ रहा है ना बेटा, इसी को आज से जान लो क्या कहा जाता है? क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम। अब कंपेयर कर रहा हूँ, ध्वनि में क्या कह रहे थे? शन्नादी। अगर 2 गुणज है तो द्वितीय शन्नादी, 3 है तो तृतीय। देखो कितना काम कर रहा है तुम्हारा। अब वो किसके लिए यूज होता था? साउंड के लिए। अब आज हम चार्ज पढ़ रहे हैं, तो अगर वही नाम रखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो गलत न हो जाएगा। और आप जानते हो कि फिजिक्स में हर चीज को निरूपित करने के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी यूज करते हैं। तो इसलिए अब हम इस पूर्ण गुणज को क्या नाम देंगे? क्वांटम। क्या नाम देंगे? हाँ, क्वांटम। अब जैसे ही मैंने क्वांटम कहा तो आपको 3 चीजें याद आ गई होंगी। एक तो आपने पीछे सुना था बोर मॉडल में क्वांटा, इसे फोटॉन भी नाम दिया गया था। दूसरा आपने 11 में पढ़ा था क्वांटम संख्या, जो 4 तरह की है। मुख्य क्वांटम सब याद ही होगा। हम तो बता रहा हूँ, हम यहाँ से देख भी रहे हैं कि इसमें कितने हैं जिनके ऊपर से उड़ रहा है, मतलब कहीं से कुछ नहीं है। हम आपको पहले दिन, पहली तारीख के लेक्चर में बता चुके हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे अब उधर नहीं जाना है, चले बेटे? ध्यान से देखो, तो वो क्वांटा है, वो क्वांटम संख्या है, और अब हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ क्वांटम है। यानी मूल आवेश के पूर्ण गुणज को क्वांटम कहते हैं। आगे तो बेटे, so whenever it is asking you that what is the quantum, so the complete multiple value of the fundamental charge is called quantum। गया को पढ़ी में? Yes, पूछा गया क्वांटम क्या, सबको आ गया? Yes, बहुत अच्छे। अब वो क्वांटम है, क्योंकि अभी मैं इसलिए बता दें क्योंकि अभी मुझे जब कैरेक्टर बताऊंगा चार्ज का क्या क्या होता है तो उसमें यूज करूंगा। तो पहले ये बात समझ में आ गई। अब जरा जिस लिए ये बता रहे थे वो फायदा उठाओ। ऊपर बेटा, सभी बच्चे ऊपर बोलो, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुआ है तो बोलो 1e है, 2 हुआ है तो 3 होगा तो 10 होगा तो। और अगर हम मान लें कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मुक्त या गेन हो रहे हैं, उनकी संख्या, तो बताओ कुल कितने आपको क्यों बराबर आ गया? क्वांटिटी की कि नहीं होगी? n का मतलब त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात आएगी साइन की, ठीक है? अब आओ साइन देखो, साइन देखो। अगर उसने लूज किया तो बोलो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब वो आवेश होगा धनात्मक। और अब बताओ, अगर उसने गेन किया तो नेगेटिव, यानी तब वो होगा नेगेटिव। इसका मतलब कि अब हमको क्वांटिटी फार्मूला मिल चुका है।
Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब उसी को अगर हम डिराइव करेंगे, हम लिख सकते हैं कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से उत्पन्न आवेश की मात्रा E है। दिख रहा है ना बेटा? Yes, sir. तो अगर हम बताइए, क्लियर? Yes, sir. दो इलेक्ट्रॉन यूज करवा दे चाहे गेन करवा दे तो 2e हो जाएगा, तीन करें तो 3। अब ये सब सीख लिए ना? Yes, sir. आप बस ऐसे ही बनेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लूज हो रही है वो कितनी हो बेटा? n। तो बताओ आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा? n e। और हम आवेश की मात्रा को बोलो किससे भी नोट कर रहे हैं? तो therefore Q is equal to मिल गया फार्मूला? Yes, sir. कोई डाउट्स? No, sir. और अब देखो अब हम जो है यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। बताओ अगर इसने लूज किया होगा तो फार्मूला बनेगा प्लस, अगेन किया होगा माइनस। इसका मतलब कि अब हमको एक फार्मूला प्राप्त हो गया है। किसी भी आवेश की मात्रा को कैलकुलेट करना है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करें? Q प्लस माइनस n, जहां वेयर n क्या है बेटा? ये मैं इंग्लिश में लिखूं क्या? Yes, sir. लिख रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं। देखो बेटा, देखो ये ऊपर लिख दे रहा हूं एच by losing or gaining the electron produced quantity of charge is E. Okay? Yes. So therefore, if n number of electron is loosed or gained, so then the quantity of charge will be n times more. Yes. अब इसके बाद यहाँ any problem? No, sir. So therefore Q is equal to plus minus ne. अब now I am noting here. Any doubts now? No. Where n is the number of lost or gained electrons. Sure? Yes, sir. और बोलो E आज से अपने पॉकेट में भर लो। आज से क्या आपको 11 से भर के रखिए। Yes, sir. बोलो वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 90 kilogram. श्योर? Yes, sir. तो इस तरह केवल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो जाए कि कितना लूज या गेन है तो आप तुरंत क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, sir. और अब कैसे जानेंगे कि उसके लिए प्लस लगाना है या Minus. बस देख लो लूज है कि Gain है. तो लूज है तो बताओ प्लस करना है एंड गेन है तो माइनस कर देना है। क्या आप समझ में आ गया? Yes, sir. तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ
और आप अपना हाथ उठाएंगे। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए उसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी और कौन सा चार्ज आएगा, मतलब चिन्ह क्या होगा? हाँ बेटा बताओ, शाबाश बोलो। प्लस 4.8 into 10 की पावर -1। गुड, सही है। Yes. यानी 3 जैसे ही लूज किया 16 दिया 48, है ना? Yes, sir. एक पॉइंट पर डेसिमल डाल दिया, Yes. यानी कि 4.8 into 10 to the power -19 कूलम। और चूंकि लूज किया इसलिए प्लस, इसीलिए उन्होंने बोला प्लस 4.8 into 10 to the power -19 कूलम। अब कोई दिक्कत No, नहीं? sir. अब चलो दूसरा सवाल बता दो। If an atom or any uncharged body gain the 4 electron, how much? 4. तो what will be the quantity and the charge? अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो बताओ उसके आवेश की मात्रा कितनी होगी और किस प्रकार का उस पे चार्ज आएगा? करंट -6.4 into 10 to the power -19 कूलम। अब बताओ श्योर हो गए आप? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. या कोई है जिसको ना आ रहा हो तो हम समझा दें इसको, कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखें, जैसे आप देखें, अभी आपने कहा कि वह 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आप पहले सवाल सुन के देख लें कि क्या दे रहा है। तो कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बताओ हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Yes. कितना? 4। और क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो आई हैव रिटन द गेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पूछ रहा है कि बताइए उसके ऊपर उपस्थित चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। यानी हमसे कितने क्वेश्चन पूछना है? 2। एक क्वांटिटी और दूसरी प्रकृति, मतलब धन आएगा कि ऋण आएगा। ऋण आएगा। तो अब देखो ऐसे सवाल हमने नोट कर लिया, तरीका भी बता रहा हूँ। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि we know that Q is equal to plus minus NB। अब यहाँ बोलो गेन किया है? Yes, sir. अब तो नेगेटिव आएगा। Yes, sir. तो therefore Q is equal to minus N फोर। E 1.6 into -19। तो minus 6.4 into 10 to the power -19। That is the answer। Yes, sir. तो बेटा इस तरह लगाया जाता है। Yes, sir. अब पूछो कहाँ दिक्कत आ रही है? No, sir. शेयर हो गया? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. चलो, तो अब हम तुम्हें यहाँ तक समझा दी। अब चल रहा हूँ बताने कि आवेश की यूनिट क्या होती है और यह कौन सी क्वांटिटी होती है। Yes. मतलब अदिश राशि या सदिश राशि। तो चलिए यूनिट एंड क्वांटिटी। इकाई एवं राशि। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? No, sir. लेट्स सी। तो पहले बेटा मैं आपको क्वांटिटी बता के यूनिट में जाऊं, क्योंकि यूनिट में थोड़ी ज्यादा बताना है। चलिए, Yes, sir. तो बेटा आपका जो चार्ज है यानी कि आवेश, यह स्केलर क्वांटिटी है। Yes. कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब आपको पता है स्केलर किसे कहते हैं? यानी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, Yes, sir. राइट है ना? Yes, sir. मैग्नीट्यूड होगा लेकिन Direction। डायरेक्शन नहीं होगा। Yes, sir. तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट इज कंफर्म? Yes, sir. तो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? Yes, sir.
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली यू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस आर शोन हियर। ठीक है। Yes, sir. अब हम आपको ले आते हैं एक और खास बात पर। जब आपको 11 में वेक्टर पढ़ाया गया था तो आपको याद होगा वहाँ वेक्टर के साथ साथ स्केलर भी पढ़ाया गया Yes, sir. था और बोला गया था कि बेटा ये थ्योरी आपको आजीवन जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक लगेगा। Yes, sir. तो वो सारा प्रिंसिपल यहाँ यूज होगा। अब आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्मूल को तो फॉलो करेगी, इसलिए यहाँ जो कुछ भी है वो स्केलर के ही लॉ से होगा, वेक्टर का लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होगा। दैट्स ओके। Yes, sir. अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं चार्ज का करेक्टर लूंगा तो वहाँ इसको यूज भी करने वाला हूँ, इसीलिए मैं अपना पूरी तैयारी कर रहा हूँ। अब आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट। तो देखिए बेटा, चार्ज की कुल 3 यूनिट है। कितनी? 3। आप सुनते हैं तो लिखते भी रहिए, ताकि हमारे हम लिखाएंगे तो या कोई प्राइमरी के बच्चे थोड़ा। तो देयर आर द 3 यूनिट फॉर द चार्जेस, राइट? Yes, sir. फर्स्ट इन एसआई सिस्टम, और आपको पता ही है कि एसआई सिस्टम को मोस्टली हम लोग एमएएस सिस्टम भी बोल लेते हैं। Yes, sir. ओके? Yes, sir. तो बेटा एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में चार्ज कूलाम में नापी जाती है। यानी इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम। कूलाम। जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था उसी के नाम पे है, उसी के सम्मान में। ये देखिए COULOMB, और हम लोग इसे कूलाम कहते हैं, और न्यूमेरिकल में जहां भी कूलाम लिखना हो तो कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरी जो यूनिट है वह सीजीएस सिस्टम में है, तो लिख दिया इन सीजीएस सिस्टम। ये देखिए सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट क्या है? सीजीएस सिस्टम में ये सब ध्यान रखना, ये सब मैं विशेषकर ऑब्जेक्टिव की ही ओर लेके भाग रहा हूँ। हम लोग सब पढ़ाएंगे ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब आओ देखो, तो जो सीजीएस सिस्टम है देखा है? Yes, sir. इसमें हम चार्ज को ESU में नापते हैं। Yes, sir. जानते हैं ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें नापते हैं। और अब हम इसका स्केल भी दे देंगे। 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, जिसको आगे बेटा वो बोलता भी है, क्योंकि बोलते रहोगे तो आप और ज्यादा अपने आप को मैच्योर कर पाओगे। देखिए अब ये मैं हटा दिया, कोई डाउट है? No, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलम इन ESU? So you have seen 1 coulomb stands for 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके? Yes, sir. अब आते हैं अगला, एक तीसरी यूनिट भी है और उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सी है? वह है EMU। कौन है बेटा? EMU। देखो ये कौन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। बात आप समझ गए?
ESU, एस का मतलब स्टैटिक, यू का मतलब यूनिट, और अब यहाँ एम आ गया मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। बोलो बेटा, हो गया? Yes, sir. अब ये क्या है? ये समझो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। जब आप मैग्नेट पढ़ोगे तो उसमें सुने हो ना ओरेस्टेड का प्रिंसिपल, किसी भी धारावाही चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है, राइट है? Yes, sir. If we pass the electric current into the current carrying conductor, तो then the magnetic field are produced surround the conductor. समझ आ रहा है? Yes, sir. तो वो जो चुंबकीय प्रभाव आया वो थ्रू इलेक्ट्रिक का है। तो वहां अगर हमें छोटी वैल्यू नापनी है तो चार्ज को, तो हम किसमें नापते हैं? EMU में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और देखो ये कितना कम है, देखो 1 कूलम, इसका भी स्केल दे दे रहा हूं, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। आ गया बेटे? Yes, sir. कोई परेशानी? नो No, sir. हाँ पूछो, दिक्कत आ रही है? तो ये बेटा इसकी वैल्यू होती है। अब कंफर्म हो गया? Yes, sir. कितने लोग को क्लियर हो गया अभी तक जितना बताएंगे? कोई परेशानी? No, sir. अब हम आपको छोटी और बड़ी यूनिट बताने जा रहे हैं जिनसे न्यूमेरिकल में भेंट होती है, Yes. राइट है? Yes. इन लोगों से भेंट केवल कंपटीशन में होगी। आपके 12 में जो न्यूमेरिकल है उनमें इन लोगों से कहीं भेंट नहीं होने वाली है, लेकिन याद है कि तैयार रखिएगा, कंपटीशन या वाइवा में तो भेंट हो सकती है। Yes. अरे वाइवा में भी और ऑब्जेक्टिव में भी भेंट हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल में जो भेंट होनी है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्मॉल यूनिट्स। चले? Yes, sir. देखिए स्मॉल यूनिट में पहली यूनिट है मिली कूलम। अब सुनिए, लिखिए भी, हम संकेत में लिखते हैं। दूसरी है माइक्रो कूलम, तीसरी है नैनो कूलम, और चौथी है बेटा माइक्रो कूलम, जिसे पीको कूलम भी कहा जाता है। जो आपको ना आता होगा आप सुन के उसका नाम नोट कर लें। वैसे ना आने का कोई सवाल नहीं है, जो 11 पढ़ा है मापन का चैप्टर आज भी मेंटेन करके रखा है, वहाँ ये सब इकाइयाँ पढ़ाई गई हैं। दैट्स क्लियर? Yes, sir. मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये देख रहे हैं आप? Yes. अब मैं इसका वैल्यू भी लिखने जा रहा हूँ। 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम का वैल्यू होता है 10 to the power -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम का वैल्यू है 10 to the power -6 कूलम। 1 नैनो कूलम का वैल्यू है 10 to the power -9 कूलम। राइट? Yes, sir. 10 to the power -9 कूलम. -9 कूलम। एनी डाउट्स? No, sir. और ये देख लो बेटा, माइक्रो कूलम मींस पीको कूलम। तो 1 माइक्रो यानी 2 हो गया -6 -6, Yes, sir. तो दैट विल बिकम 10 to the power -12। एनी डाउट्स? No, sir. चलिए अब हम आपको बिग यूनिट्स ले रहे हैं, बड़ी इकाई। चलेगा? Yes, sir.
कोई कष्ट है? नो सर। अब आइए बिग यूनिट्स में देखिए। अगर हम बिग यूनिट्स की बात करें तो मोस्टली दो ही यूनिट बिग यूनिट में ज्यादातर आपकी न्यूमेरिकल में आती है। पहला है किलो कूलम, राइट है? Yes, sir. और दूसरा है बेटा मेगा कूलम। देख लो कैसे लिखे हैं, अभी वो मिटाए नहीं, देख लो वहां हम छोटा से लिखे हैं। Yes. सब मिली हो गया। अब बड़ा से लिखेंगे मेगा। मेगा होगा। जिसको जो नहीं आता है, आप क्या किए क्या नहीं किए उससे हमारा कोई इशू नहीं है, आप उसको नोट कर लो कि आपको आ जाए। तो बिग यूनिट मोस्टली यूज्ड किलो एंड मेगा, ठीक है? Yes, sir. अब यूनिट को देख लो, 1 किलो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 कूलम and 1 mega coulomb is equal to 10 to the power 6 coulomb. Any problem? No, sir. तो आपको पता ही है, आज ही आपने पढ़ा, अभी आप देखेंगे तो आपके सामने ही है। अभी आपने देखा है, अब आप उसको समझें। अभी आपने क्या पढ़ा था कि एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में चार्ज को हम कूलम में काउंट करते हैं। Yes, sir. इसका मतलब साफ है कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे कूलम में लगाओगे। Yes, sir. और अगर कूलम में नहीं होगा तो या तो स्मॉल यूनिट में होगा, तो इन स्केल की मदद से उसे कूलम में टर्न करोगे, तब में जाके समझ लगेगी। Yes, sir. तो अब हमने जो हेडिंग डाली थी यूनिट एंड क्वांटिटी कंप्लीट हो गई। Yes, sir. अब हम आपको जा रहे हैं बताने कि चार्ज की क्या क्या एडवांटेज होती हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। और इसमें जितना जिक्र करूंगा वो शुद्ध न्यूमेरिकल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेशों के गुण। ठीक है? देखिए बेटा, अभी मैंने आपको पढ़ाने के पहले कहा है कि what we are going to talk about the properties of the charges that is mostly important for your viva and numerical। तो अगर हम ये जो है 4 5 6 कैरेक्टर जो भी काउंट करेंगे, वो कैरेक्टर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसी से आप थ्योरी में और न्यूमेरिकल में मजबूत बनेंगे। और अगर वो दिमाग से हटा दिया आपने तो न्यूमेरिकल में जहाँ तहाँ गलत करेंगे। कब? जब सिंगल चार्ज ना होके कई चार्ज आ जाएंगे तब, राइट? Yes, sir. आज मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी यूनिट में, स्टैटिक। तो इससे भी जुड़ा हुआ एक डेमो आपको दिखाएंगे। और उसमें हमें 2 चीज चाहिए, एक पीवीसी की पाइप, तो पीवीसी की पाइप तो कहीं मिल जाएगी, और एक बैलून, वो भी आसानी से मिल जाएगा। और एक हमें चाहिए, देखे होंगे आप लोग शादी विवाह के समय, वो प्लेट आती है ना थर्माकोल वाली सफेद रंग की प्लेट। Yes, sir. तो 2 प्लेट आप ले आ देंगे तो उससे हम स्टैटिक चार्ज आपको शो कर देंगे और समझा देंगे। क्लियर है? Yes, sir. डेमो दे देंगे, समझ रहे हैं ना? Yes. तो आज हम टीम बना लेंगे। वैसे तो टीम हमारे पास पहले से एक्टिव है, लेकिन आज फिर भी हम एक टीम बनाएंगे जो टीम इस दिशा में काम करेगी, क्योंकि अभी पिछले वर्षात में
मोस्ट इनोवेटिव स्टूडेंट के रूप में शुभम को चुना गया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस साल भी उसमें 2-4 बच्चों को और ऐड करेंगे और उस टीम के द्वारा हम काम भी कराएंगे, उनको अवसर भी देंगे डेमो करने के लिए। आइए पहले हम पॉइंट्स पे आ जाए। तो हम आपको एडवांटेज बताने जा रहे हैं, राइट? Yes. तो चलिए देखते हैं क्या एडवांटेज है। तो आप लिख सकते हैं देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द चार्जेस। आवेशों के निम्न गुण होते हैं। आवेशों के निम्न गुण होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा गुण होगा। देखिए पहला गुण ले रहे हैं नेचर ऑफ फोर्स, यानी बल की प्रकृति। आ रहा है समझ में? Yes. नेचर ऑफ फोर्सेस, बल की प्रकृति। ठीक बेटा? Yes, sir. आप सब बच्चे जानते हो और अभी अभी पढ़े हो कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। सही है? Yes, sir. Productive होते हो। तो here we know that there are 2 kind of charges, right? Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज, Negative charge. नेगेटिव चार्ज। तो देखो अगर हम 2 यूनिफॉर्म चार्ज लेते हैं, यूनिफॉर्म समझते हो ना? Yes, sir. एक जैसे, एक समान। Yes, sir. तो if we take the uniform charge, right? Yes, sir. तो अगर ये दोनों चार्ज, जैसे ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ भी हमने Positive charge. और अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास ले आए तो इनमें फोर्स रिपल्सन, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। Yes, sir. इसी तरह यहाँ नीचे देखो, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, and if they come in the contact of each other, so then again they are equal to each other. That means here force of repulsion takes place. क्या होगा बेटा? यहाँ रिपल्सन होगा, यानी इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है? Yes, sir. लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, राइट है? Yes, sir. और एक हम Negative charge. नेगेटिव चार्ज लेंगे, कंफर्म हो गया? Yes, sir. तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला नेचर पता चल गया आपको? Yes, sir. तो चार्ज की पहली विशेषता, पहला गुण क्या हो गया कि if the two equal or uniform charge come in the contact of each other, so then the force of repulsion take place between them. आया? Yes, sir. Suppose that this and this both are the positive charge, this and this both are the Negative charge. So both are uniform. Yes, sir. So that's why here they repel to each other and force of repulsion can happen there. तो इनके बीच में कौन सा बल लग सकता है? प्रतिकर्षण बल। कंफर्म हो गया? Yes, sir. यहाँ भी देख लो प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म है। Yes, sir. लेकिन अब यहाँ देखो तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यानी कि ये दोनों अनयूनिफॉर्म है, यानी डिफरेंट हैं। Yes. तो दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? Attraction. अट्रैक्शन।
कंफर्म हो गया? Yes, sir. चलिए अब दूसरा बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज जो है ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी यहां लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के संरक्षण का नियम। राइट? अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, नहीं तो प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो यही लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों का संरक्षण। यह लिख रहे हैं। आवेशों के संरक्षण का नियम। आप देखो देखो बेटा, आवेशों का संरक्षण का क्या रूल है? तुम अपने आप को 11 से जोड़ना चाहो तो 11 में तुम